एनाटॉमी ऑफ अ ट्रेजेडी, द टाइटैनिक। आज हम इस मशहूर ऐतिहासिक घटना की गहराइयों में जाएंगे। दरअसल हम उन सदियों पुराने मिथकों और कहानियों को साइड में रखकर सीधे उन फैक्ट्स पर बात करेंगे जिन्होंने इस भयानक हादसे को जन्म दिया। एक तरफ कमाल की इंजीनियरिंग और दूसरी तरफ छोटी छोटी इंसानी गलतियों का एक लंबा सिलसिला। इस त्रासदी ने आधुनिक दुनिया के गुरूर को हमेशा के लिए तोड़ दिया। एक बात तो साफ हो गई थी, टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, प्रकृति के आगे हमारी एक छोटी सी चूक की कीमत भी बहुत बड़ी हो सकती है। 3,327। सोचिए, ये टाइटैनिक की टोटल पैसेंजर और क्रू कैपेसिटी थी। ये सिर्फ एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक तैरते हुए शहर का विशाल आकार दिखाता है। उस दौर में आकार और शान और शौकत पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा था, और उसमें भी ये ओलंपिक क्लास लाइनर्स की सबसे बड़ी उम्मीद थी। ये सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का साधन बिल्कुल नहीं था, ये इंसानी विकास और तकनीक की सबसे बड़ी उड़ान थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। एम्बिशन एंड इंजीनियरिंग, बिल्डिंग अ मार्वल। अब इस विशाल ढांचे को आकार देना खुद में किसी चमत्कार से कम नहीं था। बेलफास्ट के हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में लगभग 15,000 मजदूरों ने दिन रात एक कर दिया था। और पता है, इस आलीशान और विशाल लोहे के ढांचे को जोड़ने के लिए 30 लाख, जी हां 3 मिलियन आयरन और स्टील रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया। ये उस सदी का एक बेजोड़ इंजीनियरिंग प्रयास था, जिसमें बेहिसाब मेहनत और पैसा लगाया गया ताकि समुद्र पर राज करने वाला सबसे बड़ा ताज बनाया जा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट है। जहाज के ऊपरी हिस्से में शानदार टर्किश बाथ्स और पेरिशियन कैफेज थे, जो उस एडवर्डियन दौर की पूरी अमीरी और ऐशो आराम की चमक दिखाते थे। पर ठीक इनके नीचे जहाज की गहराइयों में एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। वहां 176 फायरमैन भयंकर गर्मी में हर रोज 600 टन कोयला भट्टियों में झोंकते थे। इन फायरमैन की इस थका देने वाली मेहनत के बिना जहाज का 1 इंच आगे बढ़ना भी नामुमकिन था। ये उन शानदार दीवारों के पीछे छिपी एक बेहद कठोर इंसानी सच्चाई थी। अब सुरक्षा नियमों की बात करें तो उस दौर में ये काफी पीछे थे। ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड के पुराने नियमों के हिसाब से इस आकार के जहाज के लिए सिर्फ 990 लाइफ बोट सीट्स की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि नियम जहाज के वजन पर आधारित थे, लोगों की संख्या पर नहीं। और सच तो ये है कि टाइटैनिक ने असल में 1178 सीट्स बनाई थी, जो कि कानूनी जरूरत से काफी ज्यादा थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही ओवर कॉन्फिडेंस आगे चलकर सबसे बड़ा दुश्मन बना। नियम मानने के बावजूद ये सीट्स जहाज पर मौजूद सभी लोगों की जान बचाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी। द मेडन वॉयज, अ फ्लोटिंग माइक्रोकॉस्म। 10 अप्रैल 1912। ये एक ऐतिहासिक सुबह थी जब टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए साउथहैम्पटन से रवाना हुआ। देखिए, ये जहाज सिर्फ एक वाहन नहीं था, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए था, एक तैरती हुई दुनिया। यहाँ समाज के हर तबके, हर वर्ग के लोग शामिल थे। एक तरह से ये उस समय के सामाजिक ढांचे की पूरी तस्वीर थी, जो समुद्र की लहरों पर तैर रही थी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो जहाज पर लोगों की भारी विविधता थी। फर्स्ट क्लास में 324 लोग थे, जिनमें दुनिया के सबसे अमीर लोग, उद्योगपति और राजनेता शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ थर्ड क्लास में 709 लोग थे। इनमें ज्यादातर आम मजदूर और परिवार थे, जो अमेरिका में एक नई जिंदगी और बेहतर भविष्य की तलाश में जा रहे थे। और इन सब के अलावा 866 क्रू मेंबर्स इस विशाल जहाज को चला रहे थे। एक पूरा का पूरा छोटा समाज समुद्र के बीचों बीच चल रहा था। तो आखिर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक कभी ना डूबने वाला चमत्कार, जिसे लोग गर्व से अनसिंकेबल कहते थे, वो अपनी पहली ही यात्रा में कैसे डूब गया? ऐसा क्या हो गया कि इंसानी तकनीक का सबसे बड़ा गुरूर कुछ ही घंटों में समंदर की गहराइयों में समा गया? आइए इन चूकों और गलतियों को समझते हैं, जिन्होंने इस शानदार जहाज का नसीब हमेशा के लिए तय कर दिया। सच तो ये है कि ये हादसा किसी एक अचानक हुई घटना का नतीजा नहीं था। ये कई भयानक गलतियों का परिणाम था, जो एक के बाद एक होती गई। पहली गलती, दूसरे जहाजों से आने वाली बर्फ की कई चेतावनियों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। दूसरी, एक खतरनाक बर्फीले क्षेत्र में होने के बावजूद 21 नॉट्स की तेज और असुरक्षित स्पीड लगातार बनाए रखी गई। और तीसरी सबसे बड़ी चूक थी, विजुअल लुकआउट्स पर अत्यधिक निर्भरता, यानी सिर्फ आंखों से देखकर खतरा भांपना। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड और तेज स्पीड का एक भयानक नतीजा था।
और फिर घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि आज उसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 14 अप्रैल की रात 11:40 जहाज एक विशाल आइसबर्ग से टकराया और उसमें तेजी से पानी भरने लगा। सिर्फ 1 घंटे बाद 12:45 पर भारी अफरा तफरी के बीच पहली लाइफ बोट उतारी गई। 2:05 तक आखिरी लाइफ बोट भी पानी में थी और फिर ठीक 2:20 पर पानी के अत्यधिक दबाव की वजह से ये विशाल जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और हमेशा के लिए नॉर्थ अटलांटिक की गहराइयों में डूब गया। उस रात नॉर्थ अटलांटिक के पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। एक बेहद दर्दनाक सच ये है कि इस हादसे में ज्यादातर लोगों की जान पानी में डूबने से नहीं गई। जब लोग इस जमाने वाले ठंडे पानी में गिरे तो हाइपोथर्मिया के कारण कुछ ही मिनटों में उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उस अंधेरी रात और जमते हुए पानी के आगे इंसानी शरीर बिल्कुल बेबस था। बचाव के आंकड़े अगर देखें तो उस दौर का वर्ग विभाजन और अमीरी गरीबी का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। फर्स्ट क्लास की 97% महिलाएं बच गईं, जबकि थर्ड क्लास की सिर्फ 51% महिलाओं को ही लाइफ बोट्स नसीब हुई। वहीं फर्स्ट क्लास के 33% पुरुष बचे, पर थर्ड क्लास के सिर्फ 13% पुरुष ही जिंदा वापस आ सके। ये संख्याएं साफ दिखाती हैं कि मौत के उस भयानक मंजर में भी समाज के कठोर नियम और वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट वाला प्रोटोकॉल क्लासेस के आधार पर कितने अलग तरीके से लागू हुआ था। द आफ्टरमैथ एंड एंड्योरिंग लेगेसी। इस हादसे के तुरंत बाद का मंजर सच में दिल दहलाने वाला था। लगभग 1,500 लोगों की जान चली गई। एक ऐसी त्रासदी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और उस दौर के गुरूर को पल भर में तोड़ दिया। घटना की गंभीरता ऐसी थी कि तुरंत यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट और ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड ने एक बड़ी जांच बैठाई। ये समझना बहुत जरूरी था कि आखिर इतनी बड़ी गलती कहाँ हुई, किसकी थी और सबसे जरूरी हम इससे क्या सबक सीख सकते हैं। इस त्रासदी ने समुद्री सफर के कानून और तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। जांच के बाद कई कड़े नियम बनाए गए। एक सबसे बड़ा बदलाव ये था कि हर जहाज पर सभी यात्रियों के लिए लाइफ बोट्स अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दी गईं। इसके अलावा 24 घंटे रेडियो मॉनिटरिंग को जरूरी बनाया गया और बर्फीली खतरों को ट्रैक करने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का गठन हुआ। आज हमारा कोई भी समुद्री सफर सुरक्षित होता है ना, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह 1912 में अपनी जान गंवाने वाले उन यात्रियों की कुर्बानी ही है। आइए इस विश्लेषण को एक गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं। कैप्टन E.J. स्मिथ ने 1907 में कहा था, मैं ऐसी किसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता जिससे एक जहाज डूब जाए। आधुनिक जहाज निर्माण इससे काफी आगे निकल चुका है। ये शब्द आज भी गूंजते हैं और हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या आज के आधुनिक टेक्नोलॉजिकल चमत्कार भी इंसानी घमंड और आत्मविश्वास की उसी बुनियादी खामी का शिकार हैं? ये इतिहास का एक ऐसा सबक है जो आने वाली सदियों तक हमसे ये सवाल पूछता रहेगा।